हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। तो आज मैं आपको पढ़ा देता हूं थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में, मतलब एक बॉडी का दो बॉडी से कोलिजन। ठीक है, चलिए देखिए। तो क्या है सीन? सीन ये है, देखिए क्वेश्चन। टू बॉल्स B एंड C, ब्रैकेट में आइडेंटिकल लिख देता हूं, आर प्लेस्ड adjacent to each other as shown in figure. A third ball मूविंग विद वेलोसिटी, थर्ड बॉल वो भी आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल। अ थर्ड आइडेंटिकल बॉल मूविंग विद वेलोसिटी u strikes symmetrically and come to rest. Comes to rest. Find the value of coefficient of restitution. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो देखिएगा, ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं और एक ही जगह रखी हैं। तो एक तीसरी बॉल है जो यहां से आ रही है, यू वेलोसिटी से। तो ये B है, ये C है, इसका नाम A रख देते हैं। अ थर्ड बॉल A, आइडेंटिकल है वो भी। तो ये ऐसे टकरा जाती है और टक्कर के बाद जो A है वो रेस्ट पे आ जाती है और B और C मोशन में आ जाती हैं। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए, सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, तो सपोज करो कि इनकी टक्कर हो जाती है। तो जब टक्कर होगी तो जो सिचुएशन है उसमें जो A है हम ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल चिपका हुआ। तो A यहां पहुंच गया, तो A की वेलोसिटी u दिखा देंगे। तो इट इज जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन का ये फोटो हो गया। अब जस्ट आफ्टर द कोलिजन का फोटो बनेगा तो ऐसे ही, बस उसमें बात यह है कि बी और सी मूव कर रही होंगी।
अब देखो तीनों के अगर मैं सेंटर्स को ज्वाइन करूं, क्योंकि तीनों तो आइडेंटिकल हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा जिसकी साइड होगी 2r। तो देखा जाए तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही वेलोसिटी आएगी ना, तो ये इस तरफ v वेलोसिटी से भागेगी और ये इस तरफ v वेलोसिटी से भागेगी। तो अगर मैं यहाँ पे ये सेंटर लाइन बनाऊं तो सेंटर लाइन से एक एंगल 30 डिग्री हो गया और दूसरा भी 30 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, तो दो 30-30 डिग्री के एंगल बनेंगे। ठीक है, ये A है और ये B है। अब ये ट्राइंगल को हम डॉटेड बना देते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले तो लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सॉल्यूशन में यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे तो देखिए, जो इसका मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम टक्कर से पहले था वो था mu, ठीक है, mu x डायरेक्शन में, और जो टोटल लीनियर मोमेंटम टक्कर के बाद होगा वो हो जाएगा m इंटू वी इंटू कॉस 30, क्योंकि जो मतलब एक तरीके से अगर मैं इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान लूं, मतलब ऐसे मान लूं ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन का तो मोमेंटम अपने आप ही कंजर्व हो गया, क्योंकि मैंने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। जब दोनों वेलोसिटियां सिमेट्री को रखी हैं तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mv sin 30, इसका mv sin 30, वो तो बैलेंस हो गया। पर x डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम है m इंटू यू टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद है m इंटू में v cos 30 प्लस m इंटू में v cos 30। तो आप जान लो कि m तो काट ही सकते हैं, तो u इज इक्वल टू हो गया 2v इंटू में cos 30। अब cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो 2v इंटू में √3/2, 2 काट देते हैं, तो यहां से u की वैल्यू आ गई आपकी v√3, तो उससे आपका v आ गया u अपॉन में √3। तो v की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन है वो तो उसमें तो वेलोसिटी हमें लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लेनी होगी। अब एक्चुअली इंपैक्ट दो हो रहे हैं, बी के साथ भी सी के साथ भी, तो हम बी के साथ ही ले लेते हैं बस, मतलब किसी एक के साथ ले लो आप, ये तो बी के या सी के। तो इस यू का वो कंपोनेंट जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, तो वो हो जाएगा u cos 30। तो हमारी जो u cos 30 है ना, वो वेलोसिटी हुई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा। अब आप देख सकते हो कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो v है, तो बस हम यहाँ पे v लिख देंगे, पर v की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, u अपॉन में √3। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूं u अपॉन में √3, ठीक है, इज इक्वल टू e टाइम्स u इंटू में √3/2, तो बस आप देख सकते हो कि u से u कट जाएगा और e की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सो दिस इज इट। तो इस तरीके से हमारा e निकल आता है, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दें हम, और उल्टा ये कर दें कि अगर e 1 है तो फिर बॉल बी और बॉल सी की वेलोसिटी बताओ, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, क्वेश्चन तो बदल ही सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा सिमेट्रिकली, बस यहीं पर रोक देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is e, then find
velocities of A, B and C after the collision. तो देखिए वही दो फोटो बनाने पड़ेंगे। तो ये तो टक्कर से पहले का हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो टक्कर से पहले तो ये वेलोसिटी थी हमारे पास u। अब टक्कर के बाद का, अब इसमें टक्कर के बाद जो है ना ए रेस्ट पे नहीं आया है, ए की भी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। ए की वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v1 है ना, और इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, v2 मान लेते हैं। ये बात पक्की है कि इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होनी है, क्योंकि कोलिजन सिमेट्रिक हो रहा है, सिमेट्रिकली कोलिजन हो रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो अभी भी लगेगी। ठीक है, तो लगा देते हैं। तो देखिएगा m इंटू में u इज इक्वल टू m इंटू में v1 प्लस m इंटू में v2 cos 30 प्लस m इंटू में v2 cos 30, है ना। m तो काट ही सकते हैं, इक्वल मासेस हैं। तो u इज इक्वल टू आ गया v1 प्लस 2v2 इंटू cos 30। अब cos 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से u इज इक्वल टू आ गया v1 प्लस v2 इंटू में √3, दिस इज u। ठीक है बच्चों, अब हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो e दिया है, तो अगर e दिया है तो हम जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखेंगे तो वो आएगा v2 माइनस v1 cos 30। तो v2 माइनस v1 cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका e टाइम्स u cos 30। ठीक है, क्योंकि इस u का वो कंपोनेंट जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। एक्चुअली u काफी बड़ा बना दिया मैंने, मैं u को यहीं तक बना सकता हूं। मान लो कि u यही है, तो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो u है। तो u का वो कंपोनेंट जो इस तरफ होगा तो वो u cos 30 होगा। तो u cos 30 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब e की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, तो हमें आंसर e की टर्म में निकालना है। तो देखिए cos 30 की वैल्यू डाल देते हैं, तो v2 माइनस v1 इंटू में √3/2 इज इक्वल टू e इंटू में u इंटू में √3/2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो या तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका √3v2 हो जाएगा, है ना। इधर भी √3v2 है, समझे। तो चलिए √3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा, ये तो 3 बन जाएगा। तो 3eu/2 इज इक्वल टू √3v2, है ना, माइनस 3v1/2। अब इन दोनों इक्वेशनों को घटा देते हैं। तो अगर हम घटाएंगे तो इधर क्या आएगा, इधर तो आएगा u माइनस 3eu/2 और इधर आएगा आपका, घटा रहे ना इसको, तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो v1 प्लस 3/2v1 यानी कि 5/2v1, 5/2v1। अब देखो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से 2 माइनस 3u हो गया, 3eu। तो 2 माइनस 3e इंटू यू इज इक्वल टू 5 इंटू में v1। तो यानी v1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3e इंटू यू अपॉन 5, ये v1 हो गया।
अब एक बार, अब देखो इसमें अगर E की वैल्यू 2/3 होती तो V1 0 हो जाता, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में था। तो जब जब E की वैल्यू 2/3 से ज्यादा होगी, है ना, तब तब V1 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर E की वैल्यू 2/3 से कम हो तो V1 आपका पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये आगे ही बढ़ता रहेगा। तो अगर मैं इसको 1/4 डाल लूं तो ये 3/4 हो गया, 2 - 3/4, 2/3, हाँ तो 2 - 2 हो गया ना, ये 2/3 तो काफी बड़ा होता है। ठीक है, V1 एक बार निकल गया, अब V1 निकल गया तो V2 भी निकाल सकते हैं आप यहां से, है ना। तो V2 के लिए इजी सी इक्वेशन तो यही है, इसी में डाल दो, है ना। तो देखो V2√3 = U - V1, V1 ये रहा, तो V2√3 = U - 2 - 3E × U/5, है ना। तो 5 यहां ले लो फिर एलसीएम में, है ना। तो 5 - 5U - 2U, 3U हो गया ये, और ये भी प्लस का हो गया। तो यहां से आपका V2 आ जाएगा एक तरीके से 3 + 3E × U/5√3। तो √3 आप कॉमन लेके काट सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1 + E × U√3/5। तो ऐसे करके V2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 नहीं है, ये U है। तो ये जो कैलकुलेशन है बस अब आप देख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ एक बार कैसे किया है। ये 5U है, और ये जब U अंदर चला जाएगा तो ये 2U है, तो 5U में से 2U गए तो 3U बचे। ये आपका माइनस का 3EU है, और माइनस के आगे एक और माइनस है, तो प्लस का 3E हो गया, तो 3 और 3E और U कॉमन हो गया। अब अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लूँ तो ये नीचे √3 है, तो ये कट के √3 ऊपर चला जाएगा। समझ गए बच्चों, तो V2 भी आ गया हमारा। तो होपफुली आप लोग समझ गए। ठीक है, तो इट इज डन। अब E की कुछ भी वैल्यू हो, आंसर तो निकल ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं आपको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये फिजिक्स ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहां पे 2 धागे हैं और ये 2 स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फेयर्स, ऐसे। ठीक है, और ये मान लो बहुत ऊपर बंधे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यार बंधे हुए ऐसे ही हैं, बस बहुत ऊपर बंधे हुए हैं। तो अब एक तीसरा स्फेयर है जो आके इनसे टकराएगा, दोनों से, और सिमेट्रिकली टकराएगा, और टक्कर से पहले वो मान लो h हाइट से आया है, तो उसकी वेलोसिटी है v0 = √2gh। कोई भी चीज जब h हाइट से गिरती है तो उसकी इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो दिस A has been dropped from a height of h and collide the sphere B and the sphere C symmetrically। अब ये दोनों बंधे हुए हैं, है ना, ऐसे, तो ये नीचे नहीं जा सकते। तो अब हमें बताना है कि if E is equal to 1, find velocities of A, B and C। तीनों की वेलोसिटीज बताओ, A की, B की और C की, तीनों की वेलोसिटी बताओ अगर E की वैल्यू 1 है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। तो ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही बना है, मतलब ये मान के चलो कि ये क्योंकि दोनों धागों से चिपका हुआ है ये, ठीक है,
क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल स्फीयर है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, तीनों की रेडियस बराबर है। तो अगर मैं इसका सेंटर ले लूं, इसका सेंटर ये ले लूं, तो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करूंगा ना मैं, तो फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये वेलोसिटी तो v0 है, तो ये टक्कर से जस्ट पहले की वेलोसिटी है। तो अब टक्कर के बाद की वेलोसिटीज बना देते हैं। तो टक्कर के बाद की वेलोसिटी ये v1 है, ये v2 है और ये v2 है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि v2 को ऐसे ही होना है, क्योंकि ये तो बंधे हुए हैं ना, तो ये ऐसे ही भाग सकते हैं, इनका कोई चॉइस ही नहीं है इनके पास इधर उधर जाने की। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बी एंड सी। अब यहाँ पे टेंशन का इंपल्स भी लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देयर विल बी ए इंपल्स ऑफ टेंशन। तो कोलिजन से ज्यादा ये इंपल्स का क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। तो अब देखिए करते हैं और क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉल ए को पकड़ते हैं। तो बॉल ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, और ये इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन होंगे, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। तो बॉल ए की इनिशियली वेलोसिटी नीचे को थी v0 और फाइनली जो है वो ऊपर को हो गई, नीचे को ही है फाइनली v1। तो माइनस का देखो n का वर्टिकल कंपोनेंट हुआ n cos 30, तो 2n cos 30, 2n cos 30 इंटू dt का इंटीग्रेशन, ये नेट इंपल्स हो गया जो ऊपर को लग गया, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू तीनों के मास बराबर है m m एंड n, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू में फाइनल वेलोसिटी है v1 माइनस v0, ठीक है, ये हो गया m इंटू में v1 माइनस v0। अब ये a का है, समझ रहे हैं ना बच्चों। अब b को देखो आप, तो b पे जब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुई है ना, यहाँ पे तो a b पे लगाएगा और b a पे लगाएगा, तो एक तो टेंशन यहाँ डेवलप हो जाएगी और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ डेवलप हो जाएगी n, है ना, समझ रहे हो बच्चों। और ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो टेंशन का जो इंपल्स है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन के इंपल्स से बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल इंपल्स से। तो उसको छोड़ो, उसको लिख के क्या करना है हमको। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं क्या रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n का sin 30 ही देगा इसको वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ n sin 30 इंटू dt है ना, इज इक्वल टू m इंटू में v2, ये हो जाएगा। क्योंकि n के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो n का कंपोनेंट नीचे को होगा जो कि हुआ n sin 30, और एक n का कंपोनेंट होगा ऊपर को n cos 30। गड़बड़ हो गई, cos जो है ना ये होगा, क्योंकि 30 का एंगल तो ये ना, ये cos होगा और ये sin होगा, क्योंकि n जो है ना वो वर्टिकल से 30 का एंगल पे लगेगा, ये एंगल 30 है ना। तो n का जो sin 30 है उसकी वजह से इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई v2, समझे, n sin 30 के इंपल्स ने दी, और n cos 30 का इंपल्स t से बैलेंस हो जाएगा। तो उसको लिख के फायदा क्या होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि देखो जी t का इंपल्स ऊपर को, तो t इंटीग्रेशन t dt, जो ऊपर को है उसको मैंने नेगेटिव लिया था, ठीक है। तो माइनस t dt का इंपल्स इज इक्वल टू ये प्लस n cos 30 इंटू में dt, नेट इंपल्स 0 हो गया, समझे ना। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो b मूव ही नहीं हुआ ना, तो b के ऊपर एक ऊपर को इंपल्स पड़ा, एक नीचे को, तो नीचे वाला पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ऊपर को नेगेटिव लिया ना। ओके, मतलब इस इक्वेशन का कोई यूज है नहीं एक्चुअली। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, n को कॉमन लेके, ठीक है, नहीं n कॉमन नहीं आ सकता और डिवाइड में जा सकता है, तो ये √3 है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंटीग्रेशन डिवाइड भी नहीं करते, चलो हम n dt √3/2 हुआ ना, 2 कट जाएंगे, तो का माइनस इज इक्वल टू m/√3
इंटू V1 माइनस V0 है ना, और ये n/2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन n dt इज इक्वल टू 1/2 है ना, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे 2m इंटू में V2। देखो ये चीज और ये चीज तो बराबर ही है ना, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2m V2 माइनस प्लस m/√3 इंटू में V1 माइनस V0, ऐसे हो गया। बस m को काट देंगे, तो ये हो गया जी, इसको इधर ला सकते हैं, तो V0 माइनस V1 है ना डिवाइड इज इक्वल टू 2√3 V2। तो ये एक इक्वेशन बनी जो अच्छी सी लग रही है, इक्वेशन नंबर 1 कह दें या 2 कह दें, चलो 1 ही कह दिया, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन हम लगाएंगे वो लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, ठीक है। तो V0 थी ना पहले तो वेलोसिटी, तो V0 का वो कंपोनेंट जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग है, तो वो है V0 cos 30। तो V0 cos 30, अब बाद में जो है ये V1 हो गया, तो V0 cos 30 वो अगर मैं E से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू E हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर निकालना है मुझे, तो ध्यान से देखो, ये m मास का है और b इसका मास नाम है, ये वाली वेलोसिटी V2 है, तो ये एंगल तो 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हुआ, तो V2 का वो कंपोनेंट जो इन दोनों को अलग कर रहा है, तो वो V2 cos 60 हुआ, और V1 का वो कंपोनेंट जो है ना, जो इस डायरेक्शन में है दोनों, तो वो V1 cos 30 हुआ। तो V2 cos 60 में से कम करेंगे हम V1 cos 30 को, तो ये आएगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि E टाइम्स हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, ठीक। तो अब क्या रह गया, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करते हैं हम √3/2 को। तो देखिए ये तो 1/2 है, तो V2 इंटू में 1/2 माइनस V1 इंटू में √3/2 है ना, इज इक्वल टू E इंटू में V0 इंटू में √3/2, 2 काट दो, तो V2 की वैल्यू आ गई आपकी V2। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2√3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 2√3 से, तो 2√3 V2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको √3 से, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 V1 इज इक्वल टू 6 E V0, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखो 2√3 E V2 की वैल्यू 6 V1 प्लस 6 V0 हो गई, 2√3 V2 इज इक्वल टू हो गया 6 V1 प्लस 6 V0, है ना, 6 E V0। E तो 1 है, बाद में 1 डाल देंगे हम, तो अब इधर वाली वैल्यू उधर वाली वैल्यू से मैच करा दो, समझे बच्चों। इसमें मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने ये 2√3 V0 लाने की कोशिश करी, तो एक तो 2 काट दिया और ऊपर से 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, और 2 से भी किया तो 6 बनेगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 से भी किया तो 6 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लो आप, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो बस हो गया काम। तो V0 माइनस V1 इज इक्वल टू 6 V1 प्लस 6 E V0, है ना। तो V1 तो नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, तो देखिएगा ये इधर आके माइनस का 7 V1 इज इक्वल टू 6E माइनस 1 इंटू V0, है ना, इससे हो गया। तो V1 की वैल्यू हो गई हमारी V1 की वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं, 1 माइनस 6E/7 इंटू V0, ऐसे आ गया। अब E1 है, याद रखिएगा, है ना, E अगर 1 है तो 1 माइनस 6 यानी के 5 माइनस 5/7 V0, V1 इज माइनस 5/7 इंटू V0 इज √2, है ना, ये आ गया V1। अब V1 एक बार निकल गया तो V2 भी निकल जाएगा,
ठीक है बच्चों, तो देखिएगा V2 तो V2 2√3 V2 इज इक्वल टू V0 माइनस प्लस 5/7 V0। तो 2√3 V2 इज इक्वल टू 12/7 V0। ठीक है, तो इससे काट देंगे तो ये 6 आ गया, तो इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू 2√3/7 इंटू V0 ऐसे करके आ गया। अगर हम चाहते हैं ई की टर्म में तो ई की टर्म में भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप कोलिजन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। एटलीस्ट सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा आज। तो इसी पे हम और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन मिल नहीं रहे, मिसलेनियस क्वेश्चन कर सकते हैं कोलिजन के। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो सही। ठीक है, चलिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना मैं आपको थ्रस्ट फोर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखो, सेंटर ऑफ मास हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई सिस्टम है उसमें कुछ मास हम ऐड करें या उससे मास कुछ रिमूव करें तो एक एक्स्ट्रा फोर्स उसके ऊपर डेवलप हो जाती है, उसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, और ये जा रहा है v वेलोसिटी से, और यहां पे ये मास dm है और ये आ रहा है v प्लस u वेलोसिटी से। ठीक है, और ये dm मास इसमें ऐड हो जाता है, मतलब एक्चुअली कंटिन्यूअसली dm मास हर dt टाइम में dm मास ऐड हो रहा है। तो मान लो dt टाइम में dm मास इसमें ऐड हो गया, तो जब ये ऐड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये प्लस ये, तो ये जो सिस्टम हो गया इसका जो मास है m था, कैपिटल M, स्मॉल m भी ले सकते हैं, तो इसका मास हो जाएगा स्मॉल m प्लस dm। पर इसकी जो वेलोसिटी है ना, सुन रहे बच्चों, वेलोसिटी ऑलमोस्ट उतनी रहेगी, मतलब चेंज नहीं आएगा v। ठीक है, वैसे तो आप लिख सकते हो v प्लस डी वी, वेलोसिटी में चेंज v प्लस डी है ना, तो डी वी इज द इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी। तो अब इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका यह है कि v प्लस डी वी इज v, तो सिस्टम पे बैठ जाओ आप, है ना, या आप देखो इंपल्स कितना लगा इस पे, इंपल्स ऑन मास dm, इंपल्स मान लो वो i है, माइनस i ऑन मास dm, dm मास पे कितना इंपल्स लग गया। तो इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों,
तो अब देखो डीएम मास की पहले वेलोसिटी कितनी है, बाद में कितनी वेलोसिटी होगी। तो डीएम मास की वेलोसिटी हो गई डीएम इंटू वी प्लस डीवी। तो डीएम इंटू में वी प्लस डीवी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ डीएम मास, है ना। और इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी v प्लस यू, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो माइनस डीएम इंटू में v प्लस यू। अब देखो डीएम इंटू डीवी, छोटा नंबर और एक छोटा नंबर जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया डीएम इंटू में v प्लस डीएम इंटू में डीवी, जो कि नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्टेड। और ये हो गया हमारा डीएम इंटू में वी माइनस का डीएम इंटू में यू, है ना। ये तो नेग्लेक्ट हो गया और ये टर्म इससे कट गई। तो कुल मिला के माइनस आई की वैल्यू आई आपकी माइनस का डीएम इंटू यू, यानी आई की वैल्यू आई आपकी डीएम इंटू यू। अब जो आई है ना, माइनस आई इज द इम्पल्स ऑन मास डीएम। तो व्हाट इज द इम्पल्स ऑन दिस सिस्टम? तो इम्पल्स ऑन द सिस्टम इज आई। I and I is equal to U into dm। अब मान लो दिस इम्पल्स इज इम्पार्टेड इन टाइम इंटरवल dt, मतलब यहाँ पे जो टाइम हो रहा था t1 इज इक्वल टू t, और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है t2 इज इक्वल टू t प्लस dt। सो इन एवरी dt टाइम द dm मास इज बीइंग एडेड इन इट, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि इम्पल्स इतना है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी हो गया ना। फिर ये तो एफ थ्रस्ट इंटू डी टी इज इक्वल टू यू इंटू डी एम। भाई इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम भी तो होगा ना, डी टी टाइम में लगा ना ये इम्पल्स। तो मान लो थ्रस्ट फोर्स जो है ना वो सिस्टम पे लगा, तो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स इंटू में डी टी इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब एफ थ्रस्ट कितना हो गया, u इंटू में dm बाई dt। तो dm बाई dt वो रेट है जिससे मास इसमें ऐड हो रहा है। तो ये थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब ये थ्रस्ट फोर्स वो थ्रस्ट फोर्स है जो सिस्टम पे लग रहा होगा, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो इफ मास इज बीइंग कंटिन्यूअसली एडेड इनटू अ सिस्टम, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम इज u dm बाई dt। समझे? तो इस लाइन को आप समझ लीजिए कि अगर किसी सिस्टम में dm बाई dt मास पर सेकंड ऐड हो रहा है, इफ dm बाई dt इज द रेट एट विच मास इज बीइंग added to a system, then thrust force on the system is equal to u dm by dt, where u is velocity of moving mass with respect to the system। ये आ गया, समझे बच्चों? ऐसे करके आपको समझना है। dm by dt इज द रेट एट विच मास इज बीइंग एडेड, या फिर ये वही रेट हो गया ना जिस रेट से सिस्टम का मास बदल रहा है। dm by dt इज द रेट एट विच मास ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जिस रेट से मास उसमें ऐड हो रहा है तो उसी रेट से तो उसका मास बदलेगा भी। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो अब मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। तो देखिए कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये एक वेइंग मशीन है,
यहाँ पे ये ऐसे वेइंग मशीन, दिस इज अ वेइंग मशीन। अब वेइंग मशीन के ऊपर एक ट्रॉली खड़ी है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली। इस ट्रॉली में रेत है, सैंड। ये पहिए हो गए है ना। तो ट्रॉली ट्रैक्टर से बंधी है, ट्रैक्टर हटा दिया गया है, ठीक है। तो मान लो कैपिटल एम जो है ना, वो मास है, मास ऑफ द ट्रॉली इंक्लूडिंग सैंड, है ना, दी सैंड। रेत समेत ट्रॉली का मास जो है वो, तो यहां पे जो रीडिंग आएगी ना बच्चों, वो एम आ जाएगी, बस बात पता। अब मान लो बारिश होने लगे, और वो भी तेज भयंकर बारिश, और बारिश ऐसी हो रही है कि रेत में सारा जो पानी है वो सोख ले रहा है रेत, क्योंकि सूखा रेत है, सारा पानी सोख लिया रेत ने, ठीक है। तो ए जो है वो एरिया ऑफ ट्रॉली है, एरिया ऑफ ट्रॉली, ठीक है। तो मान लो कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ना, पर स्क्वायर मीटर, मतलब ये मीटर स्क्वायर में है। तो मान लो कि जो बरसात हो रही है, तो बरसात एक रेट से हो रही है, और वो है dm/dt। dm/dt इज द मास ऑफ वाटर फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मास ऑफ वाटर बीइंग, ये चलो पर यूनिट एरिया नहीं है, पर बीइंग एडेड टू द ट्रॉली पर सेकेंड। अब कितना पानी पर सेकेंड गिर रहा है, तो मान लो कि 2 kg वाटर इज फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना, पर स्क्वायर एरिया, पर मीटर स्क्वायर एरिया, समझ रहे हो बच्चा, 2 kg। तो अब dm/dt की वैल्यू क्या होगी, तो dm/dt की वैल्यू होगी आपकी 2a। आई बात समझ के नहीं, क्योंकि ट्रॉली का एरिया है 2 kg, मतलब 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 1 सेकंड में 2 kg पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये जो टोटल एरिया ए है, तो टोटल बरसात का पानी जो ये ट्रॉली सोख रही है वो 2a हो गया। अब देखो जो नई रीडिंग हो जाएगी ना, बरसात होने के बाद की न्यू रीडिंग, तो न्यू रीडिंग हो जाएगी आपकी, मतलब इसको m kg वेट बोल देंगे आप, है ना, kg वेट। यह समझ लो कि पुरानी रीडिंग कुछ थी, है ना, W1 थी, वो W1 इज द ओल्ड रीडिंग, है ना। तो W1 की वैल्यू एक तरीके से mg थी, मतलब ट्रॉली में जो मास मूस था ना। तो न्यू रीडिंग हो जाएगी ऑफ वेइंग मशीन, है ना, WM का मतलब वेइंग मशीन, वो हो जाएगी आपकी पुरानी रीडिंग, यानी वेट तो कहीं गया है ना उसका, प्लस F थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि भैया जो पानी है ना नीचे को आ रहा है, तो चलते हुए पानी को ये रेत रोक रहा है, तो रेत पानी पे ऊपर को फोर्स लगाएगा, तो पानी इस पे नीचे को फोर्स लगाएगा, समझे कुछ। तो पानी नीचे को फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे रीडिंग बढ़ जाएगी, इसकी दबाव पड़ गया ऊपर से, समझे। तो बस mg। अब मान लो बरसात का पानी जो है वो u वेलोसिटी से टकराने से पहले बूंदों की वेलोसिटी u है ना, तो mg प्लस u इंटू में dm/dt। dm/dt की वैल्यू तो वो है 2a, तो कैपिटल mg प्लस 2u, 2 यहाँ पे मैंने ले लिया, वो 2 kg भी हो सकता है, m kg भी हो सकता है, लैम्डा kg भी हो सकता है, म्यू kg भी हो सकता है। मान लो मैं म्यू kg कर दूं, है ना, म्यू
तो ये म्यू इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। म्यू भी एम जैसा ही है, तो ये म्यू इंटू यू इंटू ए है ना, म्यू इंटू ए इंटू यू। देखिएगा ये म्यू है ये यू है, अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कैसे थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। समझ गए बच्चों। अब इसमें मास ऐड हो रहा है, याद रखिएगा, मास इज बीइंग एडेड, तो नीचे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी, ठीक। अब मान लो कि ट्रॉली जो है वो चल रही थी, ठीक। सपोज दैट द ट्रॉली इज नॉट स्टेशनरी, ट्रॉली इज मूविंग, है ना। इफ द ट्रॉली इज मूविंग एंड इसको ट्रैक्टर मूव करा रहा था बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ, और एफ जो है वो फ्रिक्शन के बराबर था, है ना। या मान लीजिए फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही थी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी। समझे कुछ नहीं बच्चों? कैसे समझाऊं मैं? मान लो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही थी, तो इफ द ट्रॉली इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना, दिस इज फ्रिक्शनलेस एंड इट विल कीप ऑन मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। समझे बच्चों? तो इफ इट विल कीप मूविंग तो ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, बरसात नहीं हो रही है, नो रेन, द ट्रॉली इज मूविंग। बट इफ द रेन स्टार्ट फॉलिंग, तो जैसे जैसे इसमें मास बढ़ेगा, है ना, तो क्योंकि इसका मोमेंटम तो उतना ही है ना, मास ऑफ सैंड इनटू वी, लेकिन एक्स्ट्रा मास आने से इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। तो उस वेलोसिटी ना घटे उसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया F, उसकी वैल्यू बतानी है। इफ F इज द फोर्स अप्लाइड टू कीप द ट्रॉली मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, है ना, then find the value of f, then find f, f की वैल्यू फाइंड करो। सही है बच्चों? तो कैसे करेंगे f की वैल्यू फाइंड? तो बड़ा आसान है, तो हम ट्रॉली के फ्रेम में चले जाएंगे। तो ट्रॉली के फ्रेम में बारिश की जो बूंद है ना, उसके पास एक तो वेलोसिटी u हो गई, एक ही हो गई, पीछे को v, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको आई कैप, इसको जे कैप ले लेते हैं, है ना। तो इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, इन द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन वाटर, वेलोसिटी ऑफ रेन वाटर इज इक्वल टू माइनस का u जे कैप और माइनस का v आई कैप, माइनस वी आई कैप और माइनस यू जे कैप, है ना। तो जो थ्रस्ट फोर्स पड़ेगा, थ्रस्ट फोर्स ऑन द ट्रॉली, एफ थ्रस्ट, तो वो हो जाएगा जी माइनस का वी आई कैप माइनस का यू जे कैप, है ना, प्लस डीएम बाई डी टी। अब डीएम बाई डी टी की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, वो म्यू इंटू ए है, आप उसको डीएम बाई डी टी भी रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि थ्रस्ट फोर्स का जो जे कंपोनेंट है वो तो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो द न्यू नॉर्मल रिएक्शन, है ना, एंड डैश इज कैपिटल एम जी प्लस यू इंटू में डी एम बाई डी टी। नॉर्मल रिएक्शन बदल गई, बट नॉर्मल रिएक्शन ओल्ड नॉर्मल रिएक्शन थी, एन इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, ओल्ड नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब ये न्यू नॉर्मल रिएक्शन हो गई, है ना। तो जो F थ्रस्ट है वो कितना आएगा, तो ये जो x एक्सिस के लॉन्ग माइनस x के लॉन्ग फोर्स लग गया ना, वही उससे बैलेंस होगा, समझे, F से। तो अगर मैं F थ्रस्ट का एक तरीके से आप देखो कि थ्रस्ट फोर्स का ये माइनस आई कंपोनेंट हो गया, तो अगर मैं F को v dm बाई dt कर दूं, है ना, तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गई, और बस
इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे। क्योंकि माइनस वी डी एम बाई डी टी वो थ्रस्ट फोर्स है जो इस पर लग रहा है पीछे को। अब ये पीछे को क्यों लगा? क्योंकि जो बूंद आई ना वो रुकी हुई है और ये ट्रॉली वी वेलोसिटी चल रही है, तो बूंद को उसको वी वेलोसिटी से आगे लेके जाना है। तो बूंद को जब आगे लेके जाना है तो हर एक बूंद पे आगे को फोर्स लगाना पड़ेगा रेत द्वारा। तो रेत अगर बूंदों पे आगे को फोर्स लगा रहा है तो बूंदे रेत पे पीछे को लगाएंगे, तो उतना ही फोर्स आप लगा देते हो जितना फोर्स बूंदों ने पीछे को लगाया। देखा जाए तो हम उनको आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में जो हमें फोर्स चाहिए वो मिल गया। तो बस यही है। अब मान लीजिए कि यहाँ फ्रिक्शन होता है म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले जो एफ आप लगा रहे थे ना, पुराना एफ, उसकी वैल्यू थी एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू में एन, यानी कि म्यू इंटू में एम जी। अब जो नया एफ आप लगाओगे है ना एफ डैश, तो वो हो जाएगा आपका, देखो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी एक तो वी डी एम बाई डी टी थ्रस्ट फोर्स, ये भी लगाना पड़ेगा आपको, और ऊपर से आपको म्यू इंटू में एन डैश भी लगाना पड़ेगा, और एन डैश की वैल्यू ये पड़ी हुई है। समझे बच्चों? तो थोड़ा गोल गोल घूम जाएगा क्वेश्चन, तो मैं बता ही देता हूं फिर क्या फर्क पड़ रहा है। गोल गोल घूमने का मतलब है कि ये डीएम बाई डी वाली टर्म इसके साथ भी आ गई। तो देखो एफ डैश की वैल्यू होगी आपकी v इंटू में डीएम बाई डी टी प्लस म्यू इंटू में एम जी प्लस यू डीएम बाई डी टी, है ना। तो एक तरीके से एफ डैश की वैल्यू हो गई v प्लस म्यू इंटू यू इंटू डीएम बाई डी टी और प्लस कैपिटल म्यू इंटू में एम जी। ये नया फोर्स हो जाएगा। ओल्ड भी तो लगाना पड़ रहा था, पहले भी लगाना पड़ रहा था अगर फ्रिक्शन था तो। पहियों पे मान लो दो है ना, नॉर्मल रिएक्शन n बाई टू यहाँ पे थी, तो पहले जो फ्रिक्शन था वो म्यू इंटू एन था, अप्लाइड फोर्स। अब जो नया फोर्स होगा वो ये होगा। तो देखा जाए तो एक्स्ट्रा फोर्स है ना, एफ एक्स्ट्रा वो आ गया v प्लस म्यू इंटू यू इंटू डी एम बाई डी टी। ये जो म्यू इंटू यू इंटू में है ना फोर्स, ये एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई ना तो उसके हिसाब से एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन लग गई। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। तो अब चलिए रॉकेट का केस देखते हैं, है ना। रॉकेट तो मान लीजिए रॉकेट है, तो यहां पे फ्यूल है ना। तो ये फ्यूल गैसेस बाहर भागेंगे ना, तो उनकी वेलोसिटी मान लो u है। u इज वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो अब F थ्रस्ट कितना हो जाएगा? तो अब ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या था, U इंटू डीएम बाई डी टी। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। मान लो कि अब कैसे बताऊं मैं, ये U वेक्टर कर देता हूं, है ना। दिस इज U वेक्टर। U वेक्टर इधर आ गया, ठीक है, नीचे को। तो इट इज U वेक्टर इंटू डीएम बाई डी टी। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि जैसे थ्रस्ट फोर्स जो है वो U वेक्टर की दिशा में लग रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि डीएम बाई डी टी यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि गैसेस बाहर भाग रही हैं। तो इसलिए बिकॉज डीएम बाई डी टी इज नेगेटिव, है ना, सो द डायरेक्शन ऑफ F thrust, है ना, is opposite to the U, है ना। U के अपोजिट है डायरेक्शन, तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन U के अपोजिट है। अब थ्रस्ट फोर्स को हम क्या लिख देंगे? वैसे तो थ्रस्ट फोर्स जो होगा, है ना, उसमें से हम mg माइनस करेंगे तो m में आना चाहिए।
मतलब थ्रस्ट फोर्स ऊपर को लग गया, u dm/dt ऊपर को, है ना, दिस इज अपवर्ड, समझे बच्चों। तो इसमें से हम mg को माइनस करेंगे, तो m इंटू में प्लस ही लिख दो, m इंटू में जी वैक्टर नीचे को है, इज इक्वल टू m इंटू में a वैक्टर, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब ये जो रूप है ना इसका, ये थोड़ा गड़बड़ रूप है, गड़बड़ इन द सेंस कि हमें ना किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करना पड़ेगा। तो मतलब हम ऐसा करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो फिर अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो u को मुझे माइनस u लिखना पड़ेगा, है ना, और ये माइनस mg हो जाएगा और फिर ये m हो जाएगा। तो फिर ऐसे बनेगी इक्वेशन, समझे बच्चों। क्योंकि अगर मैं, है ना, u वेक्टर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, u वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का u j कैप, है ना, और g वेक्टर को आप लिख सकते हो माइनस का g j कैप, और a वेक्टर को आप लिख सकते हो a y इंटू में j कैप, है ना। तो अब ये a y हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब ऊपर की तरफ। तो बस अब मैं y हटा देता हूँ क्योंकि मेरा मोशन ऊपर को ही हो रहा है सपोज। अब देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन काम हो गया क्योंकि इसमें g भी आ गया। तो अगर इसमें g ना होता तो इसको सॉल्व करना काफी आसान था। चलो फिर भी कर देते हैं, हम क्या करेंगे, तो कुछ चारा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। हाँ u कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट मान लो। तो देखिए a को हम dv/dt लिख लेते हैं, m से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, m से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई। तो माइनस u इंटू डी एम बाई एम माइनस g इंटू डी टी इज इक्वल टू dv। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो रॉकेट मान लो उठा ही उठा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ठीक है, v0 मान लो। मतलब उठने के 10 मीटर उठने पे उसकी वेलोसिटी v0 हो गई, तो 10 या 1000 मीटर ऊपर जाने के बाद की बात हो रही है, तो ये v हो गया। इसमें फिर अब 0 ही मान लेते हैं, है ना, ये t हो गया। ये m0 मान लेते हैं रॉकेट का मास, और ये m मान लेते हैं। तो ये माइनस u इंटू में ln m हो गया, m0 से लेके m तक, और ये माइनस gt नॉट हो गया, g इंटू में t हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू v माइनस v0। सही है। तो ये वाली ये ln m माइनस ln m नॉट हो जाएगा, तो माइनस u इंटू में ln m माइनस ln m नॉट, है ना, माइनस gt इज इक्वल टू v माइनस v0। तो अब एक काम करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो ये m0 बाई m हो जाएगा। तो v का फार्मूला बनेगा आपका v0 प्लस u इंटू में log m0 बाई m माइनस gt, ऐसे बनेगा। तो gt वेलोसिटी में तो कमी इसीलिए आ गई क्योंकि भैया कोई भी चीज, अब ये तभी तक है जब तक g कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ज्यादा ही ऊपर चला गया तो g फिर वेरिएबल हो जाएगा, तो फिर ये फार्मूला फेल हो जाएगा। तो मान लो अप टू हाइट 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक तो ये इक्वेशन फिट रहेगी, पर अगर हम चले गए ज्यादा ही ऊपर तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी इनवैलिड। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस है, मान लो कि हम फ्री स्पेस में चले गए, इन फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस में g को 0 मान लेंगे, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू v0 प्लस u इंटू में log m बाई m0 बाई m। तो ये पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि m0 बड़ा है ना m से, मास तो घट रहा है ना बच्चों। तो इस तरीके से v0 इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें ना बीच में स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस का मतलब है कि रॉकेट एक खास स्टेज पे जाके अपना मास, अपना लोड कम करता है। तो जिस समय उसने लोड कम किया तो उस समय की वेलोसिटी ये है, फिर उसमें अलग कंबशन चैम्बर होता है, उसमें बर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक स्टेज खत्म होने के बाद, है ना, अगली स्टेज के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। ये स्टेज का मतलब है कि रॉकेट जब जाता है तो उसके पास कई सारे फ्यूल चैम्बर होते हैं और वो जो है ना उस लोड को बाहर फेंकता रहता है। तो पहले जैसे उसने उड़ा और उसने एक सर्टेन वेलोसिटी एक्वायर की, अब उस चैम्बर का फ्यूल खत्म हो गया, तो अब एक ब्लास्ट होगा तो वो जो चैम्बर है वो एक खास वेलोसिटी से पीछे भाग जाएगा। तो जब वो पीछे भागेगा तो वो बचा खुचा जो रॉकेट है ना उसको एक्स्ट्रा मोमेंटम इंपार्ट करेगा।
फिर वो उसके बाद अगले कंबशन चैम्बर में आग लगेगी तो उससे एग्जॉस्ट गैसेस आएंगी। तो ये V0 उस समय की वेलोसिटी है जब पहला जो है ना उसमें ब्लास्ट हुआ, मतलब पहला पार्ट उसका अलग हुआ। तो इस तरीके से आपको रॉकेट के कॉन्सेप्ट भी शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास।